today's topic is credit control, regulatory role of the central bank. Credit control, regulatory role of the central बैंक। क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है? जो बैंक क्रेडिट क्रिएशन करता है, तो बैंक के क्रेडिट क्रिएशन पर जो कंट्रोल रखा जाता है वही क्रेडिट कंट्रोल होता है। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि बैंक लोन दे रहा है, इसमें आखिर क्यों दखल अंदाजी की जरूरत पड़ती है? क्रेडिट कंट्रोल आखिर क्यों किया जाए भाई, सवाल पैदा होता है। तो देखो इसका जवाब ये है, क्रेडिट के देने से मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी होती है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, तुम समझ रहे हो मार्केट में सप्लाई ऑफ मनी, भाई जितना ज़्यादा लोग लोन लेंगे उतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे, उतना ज़्यादा बिजनेस करेंगे। अब ज़रूरी नहीं कि हर लोन लिए हुए अमाउंट से कोई प्रोडक्टिव काम किया जाए, बहुत से अनप्रोडक्टिव काम भी हो सकता है किए जाए। ठीक है, ओवरऑल इफेक्ट ये पड़ता है कि जो सप्लाई ऑफ मनी होती है वो क्या होती है, बहुत ही इंक्रीज होती है सप्लाई ऑफ मनी। अब जब सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज होती है तो इससे जो वैल्यू होती है मनी की वो घटने लग जाती है। एक हद तक तो ये चीज़ सही है, मगर अगर बहुत ज़्यादा घट जाए तो इकोनॉमी के लिए ये चीज़ फेवरेबल नहीं होती, फिर उससे इकोनॉमी के अंदर महंगाई बढ़ने लग जाती है। ठीक है, महंगाई जो है वो बढ़ने लग जाती है और लोगों की परचेसिंग पावर कम होने लगती है। तो किसी भी चीज़ को सेंट्रल बैंक या फिर यूँ कह लो कि गवर्नमेंट यूँ ही नहीं छोड़ सकती है। कह दिया है, अथॉरिटी दे दिया है, क्रेडिट क्रिएशन करने का अधिकार दे दिया है, मगर कंट्रोल में किसके रहेगा? गवर्नमेंट के। ठीक है, गवर्नमेंट के या फिर सेंट्रल बैंक के। तो सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल के लिए कौन सा रोल प्ले करता है, बस यही पर्टिकुलर रोल जो है हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो जो पॉलिसी होती है क्रेडिट कंट्रोल के लिए, उस पॉलिसी को कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखा है, ये सेंट्रल बैंक की पॉलिसी होती है जो एक्चुअली क्या करती है, जो फ्लो ऑफ क्रेडिट है यानी कि जो उधार का पैसा है उसके फ्लो को कंट्रोल करती है एंड रेगुलेट करती है। ये फ्लो ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल और रेगुलेट जिस पॉलिसी के जरिए किया जाता है, सेंट्रल बैंक की जिस पॉलिसी के जरिए, उसको हम क्या कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी पॉलिसी है? कि वो पॉलिसी है सेंट्रल बैंक की जिसके जरिए इकोनॉमी के अंदर फ्लो ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, क्लियर? अब फ्लो ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल किया क्यों जाता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स है मॉनेटरी पॉलिसी के, देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, उसको मार्क कर लो। मॉनेटरी पॉलिसी में उतना जो हिस्सा है उसको मार्क कर लो। इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ है, प्राइस स्टेबिलिटी है, अटेनमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का इक्विलिब्रियम है, अटेनमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। ये तो तीन ऑब्जेक्टिव समझ लेना सफिशिएंट। अटेनमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो पहली चीज तो ये है इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर मार्केट में या इकोनॉमी में फ्लो ऑफ मनी या फ्लो ऑफ क्रेडिट बहुत कम रहेगा तो बहुत सारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होंगे जो फुलफिल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात हो रही थी। तो अगर सफिशिएंट फ्लो ऑफ मनी नहीं होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हो पाएंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि प्राइस स्टेबिलिटी क्या होता है? प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब हो गया कि इकोनॉमी के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो, यानी कि उनकी प्राइस स्टेबल है। समझ लो, स्टेबिलिटी समझते हो ना क्या होती है? स्टेबिलिटी बैलेंस करना। ठीक है, तो प्राइस को बैलेंस करने के लिए भी सरकार एमआरपी भी लगाते हैं। हाँ, उसी के लिए एमआरपी लगाते हैं। एमआरपी अलग चीज़ है, उससे तो नहीं है, वो तो एकदम अलग चीज़ है, उससे कोई भी ताल्लुक नहीं है।
प्राइस को स्टेबल रखने के लिए देखो, जैसे एक इकोनॉमी में जितने वैल्यू के गुड्स के और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, गवर्नमेंट को असेस करके उसी हिसाब से मार्केट में सप्लाई और डिमांड को रेगुलेट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे देश में, हमारी इकोनॉमी में बहुत ही कम वैल्यू के गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, मगर हमारे इकोनॉमी में जो मनी का फ्लो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा बताओ, मनी का फ्लो अगर ज़्यादा है और उस सामान से खरीदने वाली गुड्स और सर्विसेज कम है तो क्या होगा, सामान महंगा हो जाएगा, यही होगा ना। तो इससे इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन की सिचुएशन अराइज हो जाएगी, वो अच्छी नहीं होगी। देखो अब इन्फ्लेशन के ऊपर हम बात करेंगे, बाद में करेंगे, हर एक कंसर्न टॉपिक के लिए अपनी एक अलग क्लास लेनी चाहिए। उसके अलावा अटेनमेंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, ये फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब अवेलेबल रिसोर्सेज का पूरा फुल एक्सप्लॉयटेशन होता है और जहाँ तक उनको यूज़ करना पॉसिबल हो वहाँ तक उनको यूज़ कर लिया जाए, तो इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट को अटेन करने के लिए सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ मनी होना चाहिए। बहरहाल देखो, ये ऐसे टॉपिक जिसमें से तुम्हारे क्वेश्चन कोई खास ऐसे फ्रेम नहीं होते हैं, तो समझ लेना बेहतर है, बहुत ज़्यादा वक्त गुजारना इसके ऊपर और समझदारी वाला काम नहीं। आप इसको हमने ऐसे ही बता दिया, समझ में आया सफिशिएंट, नहीं समझ में आया तो भी वेरी गुड, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेन हमको क्या देखना है कि गवर्नमेंट जो है या सेंट्रल बैंक जो है क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए किस तरह की पॉलिसी का यूज़ करता है। भाई दो तरह की पॉलिसी होती है क्रेडिट कंट्रोल की। ठीक है, कौन कौन सी तरह की, एक का नाम है क्वालिटेटिव, दूसरे का नाम है क्वांटिटेटिव। ठीक है, आगे पीछे करके लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। जैसे पहले क्वांटिटेटिव लिखा होगा, तो क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स, ठीक है, क्वांटिटेटिव पॉलिसी, और दूसरा है क्वालिटेटिव पॉलिसी। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, एग्जैक्टली कंट्रोल किया जाता है कॉस्ट ऑफ क्रेडिट के ऊपर। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट का मतलब कह लो आसान भाषा में रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव मेथड में ओवरऑल जो उधार का पैसा मार्केट में, इकोनॉमी में फ्लो कर रहा है, वो उधार का पैसा किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर फ्लो करेगा, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रोल किया जाता है और इस तरह से फ्लो ऑफ क्रेडिट कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, दूसरा तरीका है हमारा क्वालिटेटिव मेथड। तो क्वालिटेटिव मेथड में एक्चुअली फ्लो ऑफ क्रेडिट को स्पेसिफिक कुछ खास पर्पस के लिए रखा जाता है, अभी बता देंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं क्वांटिटेटिव मेथड की। क्वालिटेटिव को वक्त पढ़ने पर समझ लेंगे। क्वालिटेटिव मेथड, ठीक है, इसमें सबसे पहले नंबर बनता है बैंक रेट। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और बात समझ लो, वो बात ये है कि सरकार या सेंट्रल बैंक अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो फ्लो ऑफ क्रेडिट है उसको या तो बढ़ाना चाहेगा, आपने उन मकसद को प्राइस स्टेबिलिटी, अटेनमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ा था ना पहले वाला, तो उन मकसद को हासिल करने के लिए या तो फ्लो ऑफ क्रेडिट को बढ़ाना चाहेगा या तो घटाना चाहेगा। तो बढ़ाने के लिए क्या करेगा या घटाने के लिए सरकार क्या करेगी, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, उसको हमें देखना है। तुमको समझ आ रहा है? पक्का है? अच्छा, चलो एक बार कोशिश करो, हो जाएगा। नंबर 1 पर है बैंक रेट। अब पहले समझो कि बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक lend money to कॉमर्शियल बैंक्स। बात समझे? बैंक रेट ये वो रेट होता है जिस पर सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को उधार देता है। बात समझिए, देखो यहाँ क्या लिखा है, बैंक रेट और डिस्काउंट रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक गिव्स लोन्स एंड एडवांसेस टू द कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है, वही बात है, गिव्स लोन्स एंड एडवांसेस टू कॉमर्शियल बैंक्स। इससे क्या मालूम पड़ रहा है कि कॉमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक से लोन भी मिलता है या मिल सकता है। क्लियर है ये बात, इसमें कोई मसला? तो अगर सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन देगा तो कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। सपोज कर लेते हैं कि हमारा सेंट्रल बैंक है, ये हमारा कॉमर्शियल बैंक है। सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है एट द रेट ऑफ 3% पर एनम। ठीक,
अब कमर्शियल बैंक क्या कर रहा है, इस पैसे को, जो पैसा लोन के फॉर्म में ये सेंट्रल बैंक से पा रहा है, इस पैसे को 7% पर एनएम के हिसाब से पब्लिक को लोन दे देता है। तो आप देख सकते हो कि सेंट्रल बैंक जो कमर्शियल बैंक को लोन देता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी कम है, और कमर्शियल बैंक पब्लिक को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दे रहा है लोन, इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अमूमन काफी, मतलब जितना होता है उससे काफी कम है, 11-12% का रेट रहता है, 7% पर दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये दरअसल क्या है, इसको हम लोग कहेंगे कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। क्यों कहेंगे कॉस्ट ऑफ क्रेडिट? भाई 100 रुपए अगर हमने उधार लिया और एट द रेट ऑफ 7% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो 7 रुपए हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि हमने उधार लिया है, उधार लेंगे तो इंटरेस्ट पे करेंगे, नहीं लेंगे तो नहीं पे करेंगे। तो अगर हम लोग इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कह दें तो बात कुछ गलत तो नहीं हो जाएगी? तो ये बात सही समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या है, जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है वो बहुत ही कम है, इस पर्टिकुलर केस में क्या है, 7%, बहुत ही कम है। अब बताओ, सिंपल सा लॉ ऑफ डिमांड लगा लो यार। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब किसी चीज की प्राइस कम रहती है तो उसकी डिमांड ज्यादा होती है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम या कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कम रहेगी तो जो लोन की डिमांड है मार्केट में वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस पर्टिकुलर केस में जो फ्लो ऑफ क्रेडिट होगा वो बताओ क्या होगा, बढ़ेगा, वो ज्यादा रहेगा, हाईएस्ट या बढ़ता रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है। अब फ्लो ऑफ क्रेडिट ज्यादा रहेगा, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट होगी, फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करेंगे। मगर कब तक? ऐसा थोड़ी कि हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, खाली पैसे को, मनी को छापते चले जाओ या उधार देते चले जाओ, पैसा बढ़ता चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद सेंट्रल बैंक इस बात को रियलाइज कर लेगा कि हमको इससे ज्यादा लोन प्रोवाइड करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर उससे ज्यादा लोन प्रोवाइड किया गया तो लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा हो जाएगा, मगर मार्केट में उस पैसे से खरीदने के लिए चीजों की कमी हो जाएगी और सिचुएशन अराइज होगी कौन सी, इन्फ्लेशन वाली। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या कह रहे हैं? ठीक है। तो फ्लो ऑफ क्रेडिट यहाँ पर ज्यादा है। अगर यहाँ पर सेंट्रल बैंक ये मकसद लेकर के चले कि यार फ्लो ऑफ क्रेडिट ज्यादा है, इसको कम करना है, तो कम करने का देखो एक आसान और सीधा तरीका है। वो आसान और सीधा तरीका क्या है कि भाई हम 3% पर दे रहे थे, अब हम 5% पर देंगे आपको। अब बताओ, अगर सेंट्रल बैंक 5% पर देगा, यानी कि अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देगा, तो क्या कमर्शियल बैंक अब 7% पर पब्लिक को दे पाए? कमर्शियल बैंक भी बाउंड हो जाएगा बढ़ाने के लिए। मान लेते हैं कमर्शियल बैंक ने बढ़ा करके कर दिया 12%। ठीक, तो 7% से बढ़ा, 7% पहले था, अब 12% पर दे रहा है। तो अब बताओ कॉस्ट ऑफ क्रेडिट जो है यहाँ पर वो बढ़ी या घटी? कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। तो जब कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बढ़ी तो जो डिमांड हुई क्रेडिट की वो क्या हुई, होगी नहीं होगी? कॉस्ट बढ़ गई, कीमत बढ़ गई, तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है। तो अगर सरकार को क्रेडिट की डिमांड को कम करना है तो आराम से क्या करे भैया, बैंक रेट को बढ़ा दे। इसी का वाइस वर्सा देख लो। अगर मान लो ये वाली सिचुएशन है और गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि जो कॉस्ट की है, फ्लो ऑफ क्रेडिट है मार्केट में, वो बढ़े, तो फ्लो ऑफ क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्या करे, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को कम कर दे। जब कम करेगा तो डिमांड क्या होगी, ऑटोमेटिकली। तो बैंक रेट क्या है और कैसे काम करता है ये समझ में आया? बहुत लंबा सा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। ठीक, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, काम ऐसे ही होता है। ठीक है, क्लियर? इसको रब कर दें। अब उसके बाद दो चीजें हैं बैंक रेट में, एक है रेपो रेट, दूसरा होगा रिवर्स रेपो रेट। बैंक रेट का ही ये हिस्सा है जिसको हम लोग रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट को रीपरचेज रेट भी कहते हैं, कहा जाता है रीपरचेज। ठीक है, ये रीपरचेज रेट क्या है? रेपो रेट और रीपरचेज रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट व्हिच आरबीआई लेंड्स टू द कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट पीरियड्स अगेंस्ट गवर्नमेंट बॉन्ड्स।
बहुत ध्यान देने वाली बात ये है कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेपो रेट और रीपर्चेज रेट क्या है, इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक लेट्स शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स, ध्यान देना, शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स टू कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट गवर्नमेंट बॉन्ड्स। हाँ समझना, रेपो रेट ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पर सेंट्रल बैंक शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है कमर्शियल बैंक को, और कमर्शियल बैंक से बदले में क्या गिरवी रख पाता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो रेपो रेट क्या होता है समझ में आ गया? ठीक है, क्या रेपो रेट ही है? अरे भाई देखो, बैंक रेट तो सिंपल एक लोन देता है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है वो रेट, वो क्या हो गया, बैंक रेट। बैंक रेट ठीक है, रेपो रेट भी वही सेम ही चीज है, मगर खाली फर्क क्या होता है, यहाँ पर सिंपल लोन की बात कह दी गई, यहाँ पर शॉर्ट टर्म लोन्स के बारे में बात कही जा रही है। शॉर्ट टर्म लोन्स मतलब शॉर्ट टर्म लोन्स का मतलब जो कम ड्यूरेशन के लिए, 1 साल से कम के लिए देगा। ठीक है, 1 साल से कम की शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए लोन देगा, वो रेपो रेट, वो कहलाता है रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या है, ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पर सेंट्रल बैंक शॉर्ट टर्म क्रेडिट कमर्शियल बैंक को देता है और बदले में कमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट के बॉन्ड्स गिरवी रखवाता है। ये बात समझ में आई? तो दिस इज डन बाय आरबीआई बाय कमर्शियल बैंक इन गवर्नमेंट टू सेंट्रल बैंक फिक्स रेट रेपो रेट पहला समझ गए? तो मसला यहाँ पे भी देखो, रेपो रेट से भी वही बैंक रेट वाला ही काम ले रहे हैं कि रेपो रेट भैया अगर घटा दिया जाए, रेपो रेट को घटा दिया जाए तो क्या होगा, बैंक शॉर्ट टर्म के लिए क्रेडिट ज्यादा लेने लग जाएंगे, फ्लो ऑफ मनी मार्केट में क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए, देखो रेपो रेट अगर बढ़ेगा तो इस सिचुएशन में फ्लो ऑफ क्रेडिट जो है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि भाई हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो क्रेडिट की डिमांड है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर रेपो रेट घटा दिया जाए तो फ्लो ऑफ क्रेडिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा फ्लो ऑफ क्रेडिट? इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि अब बैंकों को यही उधार सस्ता पड़ने लग जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई कॉमन सेंस की बात है, आपको उधार मिल रहा है, लोन मिल रहा है 2 जगह से, एक हमारे पास से, एक इनके पास से। हम दे रहे हैं आपको 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ये दे रहे हैं आपको 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। किससे लोगे, जहाँ से 5%। तो जब कम मिलेगा तब ज़्यादा लोगे ना, भाई यहाँ कम मिल रहा है तो फ्लो ऑफ क्रेडिट ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यहाँ पर अगर ज़्यादा होगा रेपो रेट तो फ्लो ऑफ क्रेडिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो रेपो रेट का भी यूज बिल्कुल एज सेम एज डायरेक्ट रेट की तरह ही होता है। अब रेपो रेट के बाद एक और यहाँ पर देखो डिटेलिंग थोड़ी सी लिखी हुई है और थोड़ा सा डेटा लिखा हुआ है। If RBI wants to make borrowing from it more expensive, it increases the repo rate। ठीक है, अगर borrowing को ज़्यादा एक्सपेंसिव बनाना है तो रेपो रेट बढ़ा दिया जाता है, और अगर borrowings को आसान करना है, चीपर बनाना है तो बोरो रेट ये रेपो रेट को घटा दिया जाता है। ठीक है, आगे लिखा है आरबीआई ने रिड्यूस किया रेपो रेट को 6% से 4.75% पर मार्च 2009 में। तो इसका मतलब बैंक क्या करना चाह रहा था, बैंक अपने क्रेडिट को, फ्लो ऑफ क्रेडिट को बढ़ाना चाह रहा था, तो रेपो रेट को कम कर दिया गया। ठीक है, बाकी डेटा बेटा है देखते हैं। रेपो रेट के बाद रिवर्स रेपो रेट भी होगा। रिवर्स रेपो रेट इसका जस्ट उल्टा होता है। रिवर्स रेपो रेट का मतलब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पर सेंट्रल बैंक लोन लेता है, किससे, कमर्शियल बैंक से। तो बता रहे रुक जाओ, अगर सब कंफ्यूज हो जाएंगे हम बता रहे हैं इससे। ये इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन तो रहता है यार, जब तक 1-2 बार पढ़ोगे नहीं ना अपने से तब तक ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो पाती हैं। रेपो रेट समझ गए ना? रेपो रेट तो आ गया। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट देख लो। रिवर्स रेपो रेट ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है, जिस रेट पर, ऐसा ही लिख दे रहे हैं समझ लो, जिस रेट पर सेंट्रल बैंक
लोन लेता है किससे? कमर्शियल बैंक से। अब बात को समझना, रिवर्स रेपो रेट ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस रेट पर सेंट्रल बैंक लोन लेता है कमर्शियल बैंक से। रेपो रेट सिर्फ रेपो रेट क्या था? जिस रेट पर सेंट्रल बैंक लोन देता है। रिवर्स का मतलब जिस रेट पर लोन लेता है। अब समझना, ये कमर्शियल बैंक है, इसके पास कुछ पैसा है, ठीक है। कमर्शियल बैंक ने क्या किया? पब्लिक को लेट करना है, लोन देना है। कमर्शियल बैंक ने पब्लिक को 8% के हिसाब से लोन देना शुरू कर दिया, ठीक। उसके अलावा कमर्शियल बैंक के पास एक ऑप्शन ये भी है कि कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को लोन दे दे, ठीक है। सेंट्रल बैंक को लोन दे दे, मगर सेंट्रल बैंक से उसको 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा, ठीक है। अब दो चीज देख लो, अगर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को लोन देता है तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। समझ पा रहे हो ना? इस सिचुएशन में क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, क्योंकि भाई पैसा जो है वो लोगों तक जा ही नहीं रहा। जब लोगों तक पैसा जाएगा तब तो क्रेडिट क्रिएशन होगा। और अगर कमर्शियल बैंक पब्लिक को देता है तो इस सिचुएशन में क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा। अब बताओ, ये दो सिचुएशन है, ये पहली सिचुएशन है, ये दूसरी सिचुएशन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ ज्यादा है? यहाँ पर ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कमर्शियल बैंक को जहाँ ज्यादा फायदा दिखाई देगा वहाँ पर वो अपने पैसे लगाएगा। लगा दिया, ठीक। आगे देखो क्या होना है। अगर क्रेडिट क्रिएशन काफी ज्यादा हो रहा है और सेंट्रल बैंक इस चीज को फील करता है कि यार क्रेडिट क्रिएशन बहुत ज्यादा हो रहा है और हमें इसको फौरी तौर पे स्टॉप करना है, तो कमर्शियल बैंक हो सकता है, सॉरी सेंट्रल बैंक क्या करेगा? अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो पहले 7% पर दे रहा है, बोल रहा है कि अब हम आपसे 10% पर ले लेंगे। अब देखो क्या होता है मामला, कमर्शियल बैंक को पब्लिक से 8% पर मिल रहा है, सेंट्रल बैंक बोल रहा है कि तुमको 10% देंगे। कमर्शियल बैंक ने देखा कि यार फायदा कहाँ है? सेंट्रल बैंक के पास। अब क्या, जो पैसा इनको देना था वो पैसा घुमा करके सेंट्रल बैंक को दे दिया। तो जब पैसा सेंट्रल बैंक के पास आ गया तो क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगा? तो क्रेडिट क्रिएशन को घटाना है अगर, तो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है और अगर बढ़ जाएगा, हाँ क्रेडिट बढ़ जाएगा ना सर, क्या? 10% क्रेडिट क्रिएशन घट जाएगा, इसलिए घटेगा क्योंकि पैसा पब्लिक के पास नहीं जा रहा है। पब्लिक पैसा कहाँ आ रहा है? सेंट्रल बैंक के पास आ रहा है। पैसा कहाँ आ रहा है? देखो, क्रेडिट क्रिएशन सिर्फ तब होगा जब पैसा कमर्शियल बैंक से पब्लिक के पास जाएगा, तब तो क्रेडिट क्रिएशन होगा। जब पैसा कमर्शियल बैंक से वापस सेंट्रल बैंक के पास आ रहा है, भाई यही तो पैसा इश्यू करते हैं और पैसा इन्हीं के पास वापस आ रहा है, और यही चीज सेंट्रल बैंक चाहती थी कि भाई पैसा हमारे पास वापस आ जाए, क्योंकि मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा हो गया है। जब मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन आने लगती है, तो क्रेडिट क्रिएशन को कम किया जाता है। तो कम करने के लिए एक तरीका ये भी है, कई तरीके हैं उसके, उसमें से एक तरीका ये कि रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दो। जब रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाएंगे तो कमर्शियल बैंक सोचेगा क्या सेंट्रल बैंक को के पास पैसा अपना रखने में ज्यादा फायदा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, तो क्या होगा? पैसा वापस सेंट्रल बैंक के पास आ जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इससे क्या होगा? कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम हो जाएंगे तो वो बाहरी लोगों को लोन भी कम दे पाएगा। बात समझ में आई? वही इसका अपोजिट करो, अगर क्रेडिट क्रिएशन को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो रिवर्स रेपो रेट को क्या किया जाए? कम कर दें, 10% इसको घटा के 5% कर दो, ठीक है। तो क्या होगा? कमर्शियल बैंक को लगेगा यार सेंट्रल बैंक तो बहुत ही कम पैसे हमको दे रहा है इंटरेस्ट के फॉर्म में, तो घुमा को पब्लिक की तरफ भाग जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? पूरा डेटा देखो दिया हुआ। चलो सेकंड पर है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। बात कर भी हो गई है ना? सर मैं इसको समझाना थोड़ा सा, अभी तो टाइम होगा, अभी 20 मिनट 21 मिनट। उसके बाद सेकंड है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन। इस पर्टिकुलर तरीके से सेंट्रल बैंक क्या करता है? डायरेक्टली मार्केट में ऑपरेट करके मार्केट से ही पैसे को कम ज्यादा कर देता है। कैसे?
Open market operations refers to the sale and purchase of government and other approved securities by central bank in the money and capital market. ठीक है, बात समझ में आई? मनी मार्केट में या फिर कैपिटल मार्केट में, मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट में सेंट्रल बैंक क्या करता है? सरकार की सिक्योरिटीज को सेल करता है। देखो जैसे शेयर्स होते हैं, शेयर का नाम सुना है, डिबेंचर्स होते हैं, वैसे ही सरकार इशू करती है, उसको बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन्ड। तो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स और गवर्नमेंट की दूसरी इन्वेस्टमेंट वाली सिक्योरिटीज को मार्केट में सेल करके या मार्केट से वापस परचेज करके जो सेंट्रल बैंक है वो मार्केट में पैसे के फ्लो को घटाता या बढ़ाता है। सपोज कर लो मार्केट में एक सिचुएशन ऐसी चल रही है जब मार्केट में फ्लो ऑफ मनी बहुत ही ज्यादा है। जितना फ्लो ऑफ मनी है उस फ्लो ऑफ मनी को कॉम्पेंसेट करने के लायक गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन मार्केट में नहीं हो पा रहा है, तो इस सिचुएशन में इन्फ्लेशन होगा। तो बात सीधी सादी सी है, कमर्शियल सेंट्रल बैंक इस बात को समझ जाएगा कि यार इन्फ्लेशन की सिचुएशन अगर आ रही है तो हमको फ्लो ऑफ मनी को मार्केट में कम करना पड़ेगा। तो फ्लो ऑफ मनी को कम करने के लिए क्या करें? एक तरीका तो तुमने बैंक रेट में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वाला समझा। दूसरा तरीका यहाँ ओपन मार्केट में ऑपरेट कर सकते हैं। कैसे ऑपरेट कर सकते हैं? अगर फ्लो ऑफ मनी या क्रेडिट को, फ्लो ऑफ मनी को या फिर यूं कह लो क्रेडिट क्रिएशन को कम करना है, ठीक है, ये मकसद अगर है, ये ऑब्जेक्टिव अगर है, तो सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है? जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में क्या करे? बेच दे, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में क्या करे? बेच दे। अब क्या होगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हैं वो किसके पास जा रही है? मार्केट पब्लिक के पास जा रही है, सोल्ड टू पब्लिक, ठीक। तो पब्लिक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जा रही, क्या फ्री में जाएंगी? ऐसा। तो पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक इसको परचेज करेगी। परचेज करने के लिए मनी का, पैसे का पेमेंट भी तो करेगी, है ना। देखो इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करती है, तो उस हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का के ऑफर के लालच में लोग अपना पैसा इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाने लग जाते हैं। तो होगा क्या इससे? पब्लिक जो पैसा अपना बैंक में जमा करती और बैंक उस पैसे से क्रेडिट क्रिएशन करता, पब्लिक वही पैसा अपना गवर्नमेंट सेक्टर को दे रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने में खर्च कर रही है। तो पैसा इस लिहाज से अल्टीमेटली कहां पहुंचा? आरबीआई या फिर गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के पास, ठीक। तो पैसा अब बताओ जब यहां से यहां पहुंच गया तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, क्योंकि भाई बैंकों के पास अब पैसा कम हो जाएगा। तो ठीक इसी का जस्ट अपोजिट समझ लो कि अगर इसी का जस्ट अपोजिट समझ लो कि अगर हालात ऐसे हैं कि सेंट्रल बैंक चाहता है या क्रेडिट क्रिएशन को बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गई है, अटेनमेंट ऑफ वो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, प्राइस स्टेबिलिटी नहीं है, गड़बड़ियां हो रही। ओवरऑल सरकार ये समझ रही है, सेंट्रल बैंक ये समझ रहा है कि हमको क्रेडिट क्रिएशन को बढ़ाना है। तो क्रेडिट क्रिएशन को बढ़ाने के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ मनी कमर्शियल बैंक्स के पास होनी चाहिए। तो इस सिचुएशन में क्या करे? जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन्होंने बेची थी उनको क्या करे? वापस परचेज कर ले पब्लिक से। पब्लिक से कहे कि भाई अब हम वापस आपसे लेना चाहते हैं। तो जब परचेज करेगी, बेचते समय पैसा लिया था, पैसे आते थे, तो वापस खरीदते समय गवर्नमेंट क्या करेगी? पब्लिक को मनी देगी, पैसा देगी। इससे क्या होगा? पब्लिक के पास मनी का जो रिजर्व है वो बढ़ेगा, स्टॉक। ये मनी अल्टीमेटली कहां डिपॉजिट होगा? कमर्शियल बैंक में। तो कमर्शियल बैंक के पास जो पैसे का अमाउंट है, मनी का अमाउंट है प्राइमरी डिपॉजिट के फॉर्म में, वो क्या होगा? बढ़ेगा।
और जब भैया प्राइमरी डिपॉजिट बैंकों के पास बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उस सिचुएशन में उनकी ज्यादा क्रेडिट को क्रिएट करने की कैपेसिटी होगी और क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में कैसे काम होगा समझ में आ गया? ठीक है। ओपन मार्केट के बाद कैश रिजल्ट रेशियो, हमको लगता है सीआरआर बताने की जरूरत ही नहीं तुम लोगों को, कि है जरूरत? पिछली क्लास में बताया है हमने। सीआरआर देख लो क्या है, थर्ड वाला है कैश रिजर्व रेशियो। इसमें समझ लो क्या है, मान लेते हैं प्राइमरी डिपॉजिट हमारा है वो है 10,000 रुपए, ठीक। और सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो है हमारा 10%, 20% मान लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि 10,000 का 20% कैश में रखना पड़ेगा और बचा हुआ 8,000 रुपए लोन के फॉर्म में दे सकते हैं। तो अगर सीआरआर 20% है तो लोन के फॉर्म में देने के लिए कितना पैसा अवेलेबल है? 8,000 अवेलेबल है। अगर यही सीआरआर को बढ़ा के 30% कर लिया जाए तो अब बताओ कैश में 3,000 रखना पड़ेगा तो लोन देने के लिए महज, समझ पा रही हो, 7,000 रुपए बचेगा। तो बताओ अगर सीआरआर बढ़ा तो लोन देने की कैपेसिटी बैंकों की कम हुई या बढ़ी? कम हो गई, तो क्रेडिट क्रिएशन भी कम हो जाएगा। वहीं अगर इसको 10% कर दिया जाए तो इस सिचुएशन में अब कैश 10% मतलब 1,000 रखना पड़ेगा। अब लोन देने के लिए 9,000 रुपए अवेलेबल है। तो बताओ सीआरआर को घटाने से लोन देने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, पक्का समझ में आ रही है बात? ठीक। तो सीआरआर में बताओ कुछ और एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है? बोलो। नहीं सर। तो सीआरआर हो गया, ठीक है। क्वालिटेटिव मेथड से इसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। ओके।